नमस्ते भैया। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। एक प्रश्न हमारे सामने तैर रहा है कमेंट्स में कि जो गौतम बुद्धा हैं, उन्हें विष्णु का जो अवतार है, एक अवतार के रूप में उन्हें देखा गया है। इसमें आपका क्या कहना है? मैं इस बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं और मेरे पास इसका सटीक उत्तर भी है और आप मेरी बात को समझ भी जाओगे, पर मैं आज नहीं बताऊंगा आपको। जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ा रहा हूंगा तब आपको इस प्रश्न का उत्तर खुद मिल जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर खुद मिल जाएगा है। बस मैं इतना कह सकता हूं, हर नए पैकेट में बेचें तुमको चीज पुरानी, दिल है हिंदुस्तानी। क्यों जी? दिल है हिंदुस्तानी। तो जी हम समझे नहीं, समझोगे भी नहीं। जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा तो तुम खुद समझ जाओगे कि ये क्या है, ये मामला आध्यात्मिक है कि राजनीतिक है। ओ शिट, हिंट तो आपने दे दिया। हाँ, बता दूंगा मैं आपको। ठीक है भैया। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम बाबूजी, प्रणाम प्रणाम। चलो शुरू करें कहानी को। हमारा आज का टॉपिक, हम एक आपसे मैं ओवरव्यू तो मैं दे चुका था। आज हम आर्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। आर्यों का भौगोलिक विस्तार क्या है? आर्यों का भौगोलिक विस्तार देखिए, यानी कि उत्तर वैदिक काल के जो आर्य हैं वो कहां कहां तक बढ़ गए थे। कुछ कहानी है, कुछ किस्से हैं जो मुझे तुमको सुनानी है और अपनी बात मुझे तुम तक पहुंचानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। गाना भी तो आया था भाई, ये कैसा? उत्तर वैदिक काल के आर्यों का भौगोलिक विस्तार। जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल के आर्यों का भौगोलिक विस्तार क्या है? भौगोलिक विस्तार। मैंने बहुत सारी बातें आपसे कल डिस्कस की थी, आज मैं उसी से आगे चलूंगा, है ना। द एक्सपेंशन ऑफ लेटर वैदिक आर्यंस, द एक्सपेंशन ऑफ लेटर वैदिक आर्यंस। लेटर वैदिक आर्यंस, बहुत शानदार। देखिए, उत्तर वैदिक काल के जो आर्य हैं, जो उत्तर वैदिक काल के आर्य थे, अब वो सप्त सैंधव प्रदेश से आगे बढ़ गए थे। उत्तर वैदिक काल के आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से आगे निकल गए थे। नमस्ते। उत्तर वैदिक काल के आर्य अब सप्त सैंधव प्रदेश से, जो आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान था, उससे आगे चले गए। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश से आगे बढ़ गए। क्या हो गए जी? सप्त सैंधव प्रदेश से आगे बढ़ गए हैं। जो लैंड ऑफ सेवन रिवर्स था उसके वो आगे चले गए और उन्होंने इस क्षेत्र को क्या नाम दिया? उन्होंने इस क्षेत्र को नाम दिया ब्रह्म ऋषि देश। और इस क्षेत्र को भैया ये किस नाम से जानते हैं? इस क्षेत्र को इन्होंने कहा ब्रह्म ऋषि देश है। पहले क्या था? पहले ब्रह्मव्रत है। ब्रह्मव्रत से बड़ा था ब्रह्म ऋषि और ब्रह्म ऋषि से बड़ा था आर्यव्रत। ठीक है, कौन सा है जी? इस क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि देश नाम दिया। ब्रह्म ऋषि देश नाम दिया है। ब्रह्म ऋषि देश नाम दिया। कौन सा देश है? ब्रह्म ऋषि देश। एक वेद रहता है, मैं कल, मुझे अभी मेरे एकदम से अचानक से याद आई है बात कि मैंने शायद आपको अथर्ववेद नहीं बताया है।
मैं बता दूंगा इसके बाद, है ना। अथर्ववेद के बारे में जानकारी थोड़ी ज्यादा देनी है मुझे, तो मैं इसके बाद बता दूंगा, आप निश्चिंत रहिए उस चीज से, है ना। कई बार नहीं रहता मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, मेरे दिमाग में ही नहीं रही बात कि मुझे अथर्ववेद के बारे में बताना था। कोई बात नहीं, इसके बाद में बता दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, थम्स अप लगाओ। ठीक है, जो एक्सपेंशन है आर्यंस का वो क्या आ गया है, अब एक्सपेंशन जो था आर्यों का वो बढ़ गया, और उन्होंने जिस एरिया में खुद को एक्सपेंड किया उसे ब्रह्म ऋषि देश कहा गया। ठीक है, तो ब्रह्म ऋषि देश इसको नाम दिया गया। अब ब्रह्म ऋषि देश से भी बड़ा आर्यव्रत था। क्या है? आर्यव्रत। देखिए, आर्य कहां कहां तक फैले थे, आर्यों की सीमा कहां कहां तक थी। यहां पर अब आर्यों से अर्थ है उत्तर वैदिक काल के आर्य। कौन से हैं? उत्तर वैदिक काल के आर्य। आर्यों की सीमा कहां तक थी? द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ आर्यंस कहां कहां तक फैली हुई थी, देखिएगा। ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ आर्यंस, ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ आर्यंस। देखिए, इसके बारे में हमें यह बात तो समझ में आ गई कि अब ये सप्त सैंधव प्रदेश से आगे निकल गए हैं। सप्त सैंधव प्रदेश से आगे निकलकर ये गंगा यमुना के दोआब में आ गए थे। एक ब्राह्मण है, इसके लिए हमें शतपथ ब्राह्मण की एक कथा पे जाना होगा। शतपथ ब्राह्मण की एक कथा पे हमें जाना होगा। इसके लिए क्या जाना है? हमें शतपथ ब्राह्मण की एक कथा पे जाना है। क्या है शतपथ ब्राह्मण की एक कथा? देखिए, इसके लिए शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण के अनुसार अनुसार एक व्यक्ति है जिनका नाम है विदेथ माधव। कौन है? विदेह माधव के अनुसार विदेथ माधव की कथा है। विदेथ माधव जो सरस्वती नदी के किनारे रहते थे, जो सरस्वती नदी के किनारे रहते हैं, सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। इनके मुख में अग्नि थी। क्या थी? इनके मुख में है अग्नि। और कहते हैं कि इन्होंने एक शब्द बोला, धृत। धृत कहते ही वो अग्नि धरती पे आ गई, और वो अग्नि पूर्व दिशा की तरफ चली, और वो नदियों को जलाती हुई जा रही थी। अचानक उस नदी का सामना एक ऐसी नदी से हुआ जिसे सदा नीरा कहा गया। सदा नीरा नदी को, है ना, सदा नीरा नदी को क्या कहा? सदा नीरा नदी में जाने के बाद ये जो अग्नि है उस नदी को बुझा नहीं पाई, और ये ही आर्यों की पूर्वी सीमा हो गई। कहते हैं कि जो विदेह माधव हैं वो सरस्वती नदी के किनारे निवास करते थे। सरस्वती नदी के किनारे निवास करते थे। इनके मुख में अग्नि थी। क्या थी? मुख में क्या थी? अग्नि। ये जो विदेह माधव हैं, इनको याद रखिएगा कि विदेह माधव जो हैं इनके मुख में अग्नि है। इनके मुख में अग्नि थी, अग्नि थी। और ये जो अग्नि है, जब इन्होंने धृत शब्द को लिया, कौन सा? धृत शब्द। इनके मुख में अग्नि थी, और यह धृत शब्द को साथ ही, धृत शब्द के साथ जो ये अग्नि है, ये अग्नि कहां आ गई? ये अग्नि पृथ्वी पर आ गई। ये अग्नि पृथ्वी पर आ गई है, और ये अग्नि पूर्व दिशा की तरफ चली, और नदियों को ये जलाती जा रही थी। धृत शब्द के साथ यह पृथ्वी पर आ गई, यह पृथ्वी पर आ गई। ये किस पर आ गई है भैया? ये धृत शब्द के साथ ही ये अग्नि पृथ्वी पर आ गई है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये अग्नि पूर्व दिशा की तरफ चली,
यह कहां चली? पूर्व दिशा की तरफ। यह पूर्व दिशा की तरफ चली। कहां चली है? पूर्व दिशा की तरफ। जब यह पूर्व दिशा की, धत नहीं धृत लिखा, धृत ही लिखा, देखिए धृत ही लिखा है। उत्तम जी सुनिए, जब यह पूर्व दिशा की तरफ चली तो इसका सामना चली और जो नदी थी सदानीरा, सदानीरा नदी के पास आकर ये जो फायर थी, जो ये अग्नि थी, ये अग्नि बुझ गई और सदानीरा के पास आकर बुझ गई। सदानीरा के पास आकर क्या हो गई है? बुझ गई है। सीधा अर्थ यह हुआ कि सदानीरा नदी को यह अग्नि जला नहीं पाई। ये सदानीरा नदी को ये जो अग्नि थी, ये अग्नि जला नहीं पाती है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बहुत पहले भी एक बात बताई थी कि ये जो नदी है सदानीरा, इसी नदी को गंडक नदी की संज्ञा दी गई है। कमेंट करके बताइए कि हां सर हम जानते हैं। यही नदी कौन सी थी? इसी को गंडक नदी कहा गया है। और जब ये पूर्व की तरफ बढ़ी, पूर्व की तरफ बढ़ जाने से क्या हुआ है ना, पूर्व की तरफ, भैया सुनो, मेरी आंखें दुख रही, तुम्हारी आंखें मुझसे ज्यादा दुख रही हैं क्यों जी? अच्छा सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। तुम्हारी आंखें मुझसे दुख रही हैं, मेरे तो आंखों में दिक्कत है। मैं फिर डोंट, ये सब बहुत छोटी बातें हैं, मैनेज करके चलिए। तो ये जो विदेह माधव थे, इनके एक वो हैं जो इनके पुरोहित थे, उनका नाम गौतमी राहुगण है। क्या है? गौतमी राहुगण। ठीक है। अब देखिए, ये इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्व में गंडक नदी तक आर्य संस्कृति जो बढ़ रही थी, वो जो अग्नि थी, वो जो नदियों से जिसका सामना हो रहा था, जंगल से जिसका सामना हो रहा था, पीछे आर्य बसते जा रहे थे। जब वो गंडक नदी के पास पहुंची, अग्नि बुझ गई। अग्नि बुझने के बाद आर्यों का विस्तार पूर्व की तरफ रुक गया, यानी कि पूर्वी सीमा क्या हो गई बताइए? तो इस प्रकार जो आर्यों की पूर्वी सीमा है वो गंडक नदी हो गई। इस प्रकार जो आर्यों की पूर्वी सीमा, इस प्रकार आर्यों की पूर्वी सीमा, आर्यों की जो ईस्टर्न बाउंड्री है, आर्यों की पूर्वी सीमा क्या हो जा रही है? गंडक नदी हो जा रही है। बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आपको पीडीएफ अगर प्रिंट निकालना तो व्हाइट पे लिखेगा, ब्लैक पे प्रिंट नहीं निकलेगा। पूर्वी सीमा गंडक नदी हो गई है। गंडक नदी हो गई पूर्वी सीमा। तो हम क्या देख रहे हैं? इस प्रकार अगर आर्यों की सीमा देखें, आर्यों की सीमा देखिए, सब सेंद्र प्रदेश हो गया। अगर हम एक भारत बनाएं तो हमें आर्यों की पूरी सीमा की जानकारी हो जाएगी। यह हमारा भारत है, भारत वतन, हम इसकी संतान, ये भारत है भैया। ये आपका भारत है। जब हम इस भारत को देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? इस भारत को हम देख रहे हैं कि ये सब सेंद्र प्रदेश में तो पहले से ही थे। ये हम क्या देख रहे हैं? हमने ध्यान से देखा कि ये सब सेंद्र प्रदेश में है। यस और नो? द लैंड ऑफ 7 रिवर्स में ये पहले से ही थे। बिल्कुल सही बात है। सरस्वती नदी, पता चलता है कि इन्होंने अपने आख्यानों में किसकी जानकारी दी है? अपने आख्यानों में विंध्याचल पर्वत की जानकारी दी है। ये विंध्य पर्वत के बारे में जानते थे। विंध्याचल रेंजेस कहां से शुरू होती हैं? गुजरात के जोबट से शुरू होती हैं। क्या होती हैं? गुजरात के जोबट से शुरू होकर ये बिहार के सासाराम तक चली जाती हैं। ये आपकी विंध्य रेंजेस हैं। यहीं से पता चलता है, यहीं से क्या पता चलता है कि आपको ये नदी है कौन सी? ये नदी है यहां पे, ये गंडक नदी है। कौन सी नदी है? गंडक नदी है। ठीक है। इधर धीरे धीरे आप देखेंगे, पता चलता है कि यहां पर मगध साम्राज्य पनप गया था। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मगध साम्राज्य में आर्य संस्कृति का विस्तार नहीं था। मगध साम्राज्य, यह मगध साम्राज्य है। हां,
यह बात पक्की है कि मगध के लोगों का जिक्र वेदों में हुआ है और मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है। क्या कहा गया है? मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है। यह गंडक नदी है। यह कौन सी नदी है? गंडक नदी है। मेरे प्यारे साथियों, हिमालय से पूरी तरीके से ये परिचित हो चुके हैं। ये क्या हो चुके हैं? हिमालय से भी ये पूरी तरीके से परिचित हो चुके थे। हिमालय को भी ये अब अच्छे से जानते थे। ठीक है, जो हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला से भी ये अब अच्छे से परिचित हो चुके हैं। ये हिमालय को भी अब जानते थे। हिमालय पर्वतमाला से भी इनका परिचय हो चुका है। तो यह सब क्या रहा? यह सब आर्य संस्कृति का क्षेत्र रहा। ध्यान दीजिएगा, मेरा पहला सवाल कि क्या मगध के लोग आर्य संस्कृति में थे? हमारा उत्तर नहीं थे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल सर, आप यह बात कैसे कह सकते हैं? मेरे प्यारे साथियों, चूंकि मगध आर्य संस्कृति के बाहर था, संभवतः इसीलिए मगध एक बड़ा साम्राज्य बना। गुरुजी रुकिए, बहुत पंगा हो जाएगा, आपकी हमारी लड़ाई हो जाएगी। गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा मैं तब बताऊंगा जब मैं आपको मगध के साम्राज्य, जो मगध के उत्कर्ष के कारण बताऊंगा कि मगध सबसे आगे क्यों निकल कर आया। तो इस तरफ हम क्या देखते हैं? विंध्याचल पर्वत को ये जानते हैं, हिमालय की इनको जानकारी हो गई थी, सप्त सैंधव प्रदेश में ये लोग निवास करते थे। हमारा पहला सवाल, गुरुजी क्या ये लोग दक्षिण भारत को जानते थे? दक्षिण भारत के किसी भी राजा का नाम किसी भी वेद में नहीं मिलता, जो पता चलता है कि संभवतः दक्षिण भारत आर्य संस्कृति से बाहर है। जो दक्षिण भारत था यह भी आर्य संस्कृति से बाहर है। दक्षिण भारत क्या था? दक्षिण भारत भैया आर्य संस्कृति से बाहर है। आर्य संस्कृति से बाहर था भैया। और दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति को पहुंचाने का जो श्रेय है वो किसको जानता है? वो किसको जाता है? वो अगस्त्य ऋषि को जाता है। किनको? अगस्त्य ऋषि को। मेरे प्यारे साथियों, अब हम देखते हैं कि आर्यों का विस्तार कहां था। इसके लिए मैं एक रंग का इस्तेमाल करूंगा। आर्य संस्कृति के विस्तार के लिए मैं आपको चलो मैं इस रंग से बता देता हूं। देखिए, यह पूरा आर्य संस्कृति, यह पूरा क्षेत्र था। उत्तर वैदिक काल के जो आर्य हैं वो आपको यहां पे दिखाई देंगे। इसे विंध्याचल पर्वत के आसपास के क्षेत्र को इन्होंने मध्य देश कहा है। क्या कहा है? इन्होंने मध्य देश कहा। बोलो, बात क्लियर हुई? बताइए। क्यों जी? पंकज जी लिखवाया था 1000 बीसी से 650 बीसी। कौन कह रहा है कि नहीं लिखवाया है? लिखवाया है। है ना? हाँ जी, बट डोंट। बोलो, क्लियर है? अब आगे चलिए। तो हम ये समझ गए कि इनका विस्तार कहां तक था और इसी विस्तार में जनपद बन जाएंगे, जनपद से महाजनपद बन जाएंगे। ठीक है, हम इतिहास को मैं ऐसा सेट आपके दिमाग में कर दूंगा, आप विश्वास रखिए, बस मेहनत लाकर पढ़ते रहिए। चलिए, यहां से बात क्लियर होती है। ओके, आइए, उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक संगठन कैसा है? राजनीतिक संगठन देखिए, उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक संगठन कैसा है? उत्तर वैदिक काल की राजनीति कैसी है? उत्तर वैदिक काल की राजनीति, एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी पे लिखिए। जब आप अपने एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी पे लिखते हैं तब चीजें बहुत क्लियर होती हैं। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्ट्रक्चर कैसा है? सॉरी, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्ट्रक्चर, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संरचना। उत्तर वैदिक काल की राजनैतिक संरचना, राजनैतिक संरचना, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ लेटर वैदिक एज। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसी है देखिएगा। ठीक है, नमस्ते जी, नमस्ते भैया। देखिए, हम एक बात को समझ गए हैं
कि अब आर्यों के बीच में झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना। आर्यों के बीच में झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे थे, चूंकि क्या हो रहा है, जो आर्य हैं, आर्य अब क्षेत्र विस्तार कर रहे थे। क्या कर रहे हैं? क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं। क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे, जिसे हमने यह कहा था कि यह साम्राज्यवाद की भावना है, यह इंपीरियलिज्म था। क्या था? इंपीरियलिज्म है। हम यह कह सकते हैं कि संभवतः साम्राज्यवाद की भावना पनप रही थी, संभवतः साम्राज्यवाद की भावना, साम्राज्यवाद की जो भावना पनप रही है, जिसे इंपीरियलिज्म कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? जिसको हम इंपीरियलिज्म कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इंपीरियलिज्म। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात सही है। वेट टू, हम इस पर सोमवार को विस्तृत चर्चा करेंगे, हम एक वीडियो के माध्यम से। पक्की है बात कि मामला है क्या, लोग वास्तव में गलती किसकी है, या कहीं कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। अभी फिलहाल इस पर ध्यान दीजिए। साम्राज्यवाद की जो भावना है वो पनप रही है, पनप रही है। जो जन थे, जो जन हैं, वो बड़े हो रहे हैं। जन एक दूसरे जन पर कब्जा कर रहे हैं। जब जन एक जन पे कब्जा कर रहा है तो जनपद बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? जन एक दूसरे पर कब्जा कर रहे हैं, क्या बन जा रहे हैं? जनपद बन जा रहे हैं। नहीं अभी कुछ अंत नहीं होगा। जो जन है आपस में मिलकर जनपद जैसी एक राजनीतिक संरचना बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जनपद जैसी रचना, मिलकर जनपद बना रहे हैं, मिलकर जनपद बना रहे हैं, मिलकर जनपद बना रहे हैं। मैं यहां आपकी जानकारी के लिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है, कि जनपद शब्द का जिक्र ऋग्वेद में नहीं है। यह याद रखना कि जो जनपद है, जनपद शब्द का जिक्र ऋग्वेद में नहीं है। यह लिखिएगा, इस बात को नोट करके, कि जनपद शब्द का जिक्र, जनपद का जो जिक्र है, जनपद शब्द का जिक्र भैया ऋग्वेद में नहीं है। जनपद शब्द का जिक्र आपको ऋग्वेद में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जनपद थे ही नहीं, है ना। ऋग्वेद में नहीं है, और ये जनपद ही बाद में महाजनपद बनेंगे। जनपद ही बाद में क्या बन जाएंगे? जनपद ही बाद में महाजनपद बन जाएंगे। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। मेरी बात आपको समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? मेरे प्यारे साथी सुदीप जी, मैं आज नहीं बोलूंगा, है ना। एक बार पूरी रिसर्च करूंगा, उसके बाद बोला जाएगा। ये तो समझते हैं, उसके बाद बोला जाएगा, जब एक बार पूरी रिसर्च हम कर लेंगे। ठीक है, रुकिए, थोड़ा समय दीजिए, और उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझ गए। जनपद बना रहे हैं, और जब ये जनपद बना रहे हैं तो इस बात से क्या हर्ज रह गया कि आर्यों में कबीलाई संघर्ष बढ़ गया है। आर्यों में कबीलाई संघर्ष बढ़ गया। आर्यों के बीच कबीलाई संघर्ष बढ़ा है। कबीलाई संघर्ष बढ़ा है। उस समय के जनपद हैं, जैसे काशी है, कौशल है ना। उस समय के कुछ वो बताए जाते हैं। कौन से? कुरु, पांचाल, काशी। ये नोट कीजिएगा
कि उस जमाने के कुछ इंपॉर्टेंट, आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से जनपद थे, उस जमाने के कुछ प्रमुख जनपद कौन से हैं। देखिएगा, उस जमाने के कुछ प्रमुख जनपद थे, उस जमाने के कुछ प्रमुख जनपद बताए गए हैं। उस समय के कुछ प्रमुख जनपद हैं, जैसे कुरु है, पांचाल है, कौशल इत्यादि हैं। यह बात भी पक्की है कि मगध भी शुरुआत में एक जनपद ही रहा होगा। इस प्रकार हम देखते हैं राजा की ताकत बढ़ रही है। इस काल में जो राजा है उसकी ताकत बढ़ती जा रही है, राजा की जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है। इस काल में राजा की ताकत है वो बढ़ रही है भैया। जो पावर है राजा की वो लगातार बढ़ रही है। इसके कुछ साक्ष्य मौजूद हैं। इस बात के कुछ साक्ष्य हैं हमारे पास जो हमें बताना चाहिए। जैसे इसका पहला साक्ष्य था, जैसे राजा उपाधियां ले रहा है। पहला साक्ष्य था कि राजा क्या ले रहा है, राजा उपाधि ले रहा है। कल को तुम ही खुद कहने लगो कि अरे हम तो वो हैं, तो हम ये बात समझ जाएंगे कि तुम अपनी ताकत को बढ़ा हुआ महसूस कर रहे हो। राजा क्या ले रहा था, राजा उपाधियां ले रहा है। राजा उपाधि ले रहे हैं, उपाधि ले रहे हैं। ये उपाधियां हैं भैया। ये उपाधि कौन सी हैं? ये उपाधि हैं, ये उपाधि विराट हैं भैया। ये उपाधि विराट हैं, ये उपाधि स्वराट है, सम्राट है, भोज है। ये तमाम तरह की उपाधि राजा ले रहा है। इस बात से क्या पता चलता है? है ना कि अनिल जी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो बाबू, इस तरह के प्रश्न नहीं करने हैं, है ना। इस तरह के प्रश्न नहीं करते। हमें याद आती है हमारी कहानी। हम जब एक बार तैयारी करते थे तो हमारे साथ एक दीदी हुआ करती थी, तो वो हमसे बहुत सीनियर थी। अचानक से हमने उनसे ये कह बैठे हम कि और कितना चलेगा ये, तो उन्होंने कहा कि मूर्ख है तू। हमने कहा दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हो हमसे? बोले हम रोज आगे ही बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाते हैं। हम रोज आगे ही बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आपको बार बार इस चीज के लिए परेशान होना पड़े, ठीक है ना। आप जानते हैं ये हमारी संस्था की प्रतिष्ठा के विरुद्ध बात हो जाएगी। हम एक बार पढ़ाएंगे, तबीयत से पढ़ाएंगे, है ना। शिद्दत से रोते हैं, ढंग से रोते हैं, रोज रोज नहीं रोएंगे, ठीक है। हम नहीं चाहते कि इस बात के लिए फिर आप कहीं मैं तो ये कहता हूं कि आप उस लेवल जाके आप ये बताएं कि अरे बहुत कुछ पढ़ा हमने, हमें सब पता है। हमें नहीं भी याद होगा तो हम 4 ऑप्शन देख के बता देंगे, ठीक है। कोई बात नहीं अनिल जी, ठीक है। जैसे विराट है, जैसे सम्राट है, जैसे राजा है, जैसे भोज है, जैसे एकराट है। कौन सी है? एकराट, है ना। ये सब उपाधियां राजा लेता था। अब ये कहां कहां के राजा कैसे उपाधि लेते थे? 1 मिनट के लिए आप दिशाएं बताइए। अगर मैं आर्यों की संस्कृति में दिशा देखूं तो आर्यों की संस्कृति में ये 4 दिशाएं हैं। कितनी दिशाएं हैं? 4 दिशाएं मौजूद हैं। उत्तर के जो राजा होते थे, उत्तर के राजा खुद को क्या कहते थे? उत्तर खुद को विराट कहते थे। ये उत्तर हो गया, ये उत्तर है भैया, ये उत्तर है राजा। ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है,
लेकिन है तो मध्य भी। तो मध्य भी देखिए क्या है, एक मध्य का क्षेत्र है, ये मध्य है, मध्य के राजा। जो उत्तर के राजा हैं खुद को क्या उपाधि से सुशोभित करते थे, वो खुद को विराट कहते थे। जो उत्तर के राजा हैं वो खुद को क्या कहते हैं, वो खुद को विराट कहते थे। पूर्व के राजा खुद को सम्राट कहते थे, राजा खुद को सम्राट कहते हैं। पश्चिम के राजा खुद को एकराट कहते हैं, एकराट। कई बार स्वराट की उपाधि भी मिलती है, स्वराट कहते हैं। मध्य के राजा खुद को राजा ही कहते हैं। दक्षिण के राजा खुद को भोज कहते हैं। क्या कहते हैं, भोज कहते हैं। समझ गए। जो इस बात से पता चलता है कि जब राजा उपाधियां लेने लगा तो कहीं ना कहीं राजा की जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है ना। क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। बात क्लियर हुई, बोलो। नहीं, मध्य के राजा जो भोज होते थे, ठीक है। कई बार माना गया है कि जो एकराट शब्द है वो जब बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र पर जीत लेता था तो उसे एकराट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, एकराट कहा जाता था। ठीक है। तो राजा उपाधि ले रहा है, ये इस बात का सबूत हो गया कि वास्तव में ताकत बढ़ रही है। राजा का जो पद है, राजा का जो पद होता है वो आनुवांशिक हो गया है, आनुवांशिक हो गया था, आनुवांशिक हो गया है। मतलब यह है कि जो राजा है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना। राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। ठीक है, अनुवांशिक हो गया। आप देखते हैं इससे पहले अनुवांशिक नहीं था। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखो भैया। जो राजा, जो कर है, कर अब बाध्यकारी हो गया था। कर अब क्या हो गया है भैया, कर अब बाध्यकारी हो गया है। अर्थात जो राजा कर लेते थे, आपको जानकारी है, बलि, है ना, बलि अब देना ही पड़ता था। आपको पता होगा कि बलि एक प्रकार का कर था पूर्व वैदिक काल में। और जो बलि है, बलि वाज नॉट कंपलसरी, बलि कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब बलि कंपलसरी है। अब आपको राजा को कर देना ही होगा। और जब आपको राजा को कर देना ही है तो ये आपकी मजबूरी बन गई है। क्या बन गई है, मजबूरी। कंपलसरी, टैक्स वाज कंपलसरी, टैक्स वाज कंपलसरी। जब टैक्स आपका पूरी तरीके से कंपलसरी हो गया है, जब इस टैक्स को क्या बोलते थे, कर जो है वो बलि होता था, बलि, कर जो है बलि होता है। राजा अब यज्ञ करा रहा है। क्या करा रहा है, यज्ञ करा रहा है अपनी ताकत दिखाने के लिए। देखिए मैं इस तरफ हो जाता हूं ताकि मैं समझा पाऊं। कर क्या, जब यज्ञ करा रहा है राजा, तो यज्ञ से दो बातें हैं। एक तो यज्ञ में जो दान दे रहा है, जो ब्राह्मणों को बुला रहा है ना, जब वो दान दे रहा है, वो ब्राह्मणों को बुला रहा है, उससे उसकी ताकत दिख रही है कि कितना ताकतवर व्यक्ति है, कितना दान दे रहा है। और कई बार यज्ञ ऐसे भी यज्ञ होते हैं, जैसे एक अश्वमेध यज्ञ है। अगर अश्वमेध यज्ञ करा रहा है राजा, तो यह बात साबित हो जाती है कि राजा अब साम्राज्य विस्तार की तरफ है। उसका अश्वमेध यज्ञ राजा की ताकत बताता है। यज्ञों में होने वाले कर्मकांड, यज्ञों में होने वाला जो दान दिया जाता है, उस दान से राजा की ताकत दिखती है। और वो जो पुरोहित आ रहे हैं, वो जो ब्राह्मण आ रहे हैं, वो राजा को स्थापित करते हैं कि ये हमारा रक्षक है, ये हमारा क्या है, रक्षक है। राजा यज्ञ करा रहा था। राजा यज्ञ करवा रहा है। जैसे एक यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ, क्या होता था, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था, जैसे अश्वमेध है, अश्वमेध, आपको जानकारी होगी कि घोड़ा छोड़ा जाता था। जो उस घोड़े को कोई पकड़ लेता था तो माना जाता था कि यह आदमी इस राजा के अंडर आने को तैयार नहीं है, दैट्स वाई यह आदमी युद्ध करेगा हमसे। अश्वमेध है। एक वाजपेयी यज्ञ होता था, है ना, वाजपेयी, है ना, ऐसा यज्ञ होता था कि जिसमें रथों की दौड़ होती थी। उसमें और लोग भी रथ लेकर आते थे अपना, लेकिन यह कहा जाता था कि खबरदार तुम्हें नहीं जीतना,
राजा का ही रथ जितवाना है। अगर तुम जीत भी रहे हो तो एक मिनट, हाँ जी, रामायण में हुआ था। तो अगर तुम जीत भी रहे हो तो तुम्हें जीतना नहीं है, तुम्हें राजा के रथ को जितवाना है ना। और जैसे ये सब चीजें आप समझ गए, इसको एक बार देखिए, राजा उपाधि ले रहा है, राजा का पद अनुवांशिक हो गया है, अब कर बाध्यकारी हो गया है, राजा यज्ञ करवा रहा है। और क्या बात समझ में आती है जी? और यह बात समझ में आती है कि जो राजा है जी, बहुत सारे राजाओं का महिमा मंडन किया गया है। राजाओं का महिमा मंडन अथर्ववेद में, जो कुरु प्रदेश के राजा हैं परीक्षित, उन्हें मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। और यह बताया गया है कि राजा परीक्षित के काल में इतनी बड़ा समृद्ध है कुरु कि वहां पर कभी टिड्डियों ने हमला नहीं किया है, वहां कभी भी ओले नहीं पड़ते, है ना। राजा की महिमा मंडन की गई है। अथर्ववेद में कुरु राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया और कहा गया है कि इनके टाइम पीरियड में कुरु जो है वो इतना जो है इतना प्रॉस्पर था, इतना समृद्ध था कि इस काल में कभी अकाल नहीं पड़ा है ना, ना कभी टिड्डियों ने हमला किया है, कभी ओले यहां नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सब राजा की महिमा बताई गई है कि ये और किसी की महिमा नहीं है, ये राजा वहां के ऐसे हैं, है ना। अथर्ववेद में कुरु राजा, और याद रखिएगा कि हर क्षेत्र की विशेषता थी, कुरुक्षेत्र के लोगों की विशेषता बताई गई है कि वो बड़े बलशाली होते हैं, वो शरीर से उनका बल बहुत जबरदस्त होता है। ठीक है सचिन जी, देखिए मैं वैसे तो बहुत सारी चीजों को इंग्लिश में बोलता भी हूं, है ना, बोलता भी हूं, लेकिन आप इस चीज में थोड़ा सा कैन यू मैनेज, है ना। मैं बोलता तो हूं, वैसे लिख भी देता हूं, चलो कोई बात नहीं। देखिए अथर्ववेद में बताया गया है, हम अथर्ववेद का संज्ञान ले सकते हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि जो कुरु जनपद है, कुरु जनपद के राजा परीक्षित हैं। कौन है? कुरु जनपद के राजा परीक्षित। कहा गया है कि जो कुरु जनपद के राजा हैं, कुरु जनपद के जो राजा हैं जिनका नाम परीक्षित है, वो मृत्यु लोक के देवता हैं, है ना। किसके देवता हैं? मृत्यु लोक के देवता हैं राजा परीक्षित। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, जो आपको थोड़ा सा समझने भी है ना। ठीक है, एक चीज आपको समझनी भी है, दीज आर द प्रॉपर नाउन्स, है ना। जैसे कुरु को कुरु ही लिखा जाएगा, जनपद को यहां जनपद ही लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट नहीं लिख सकते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट ही लिख सकते हैं। अथर्ववेदा को अथर्ववेदा ही लिखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू अथर्ववेदा, द किंग ऑफ कुरु, कुरु जनपदास, दैट इज परीक्षित, वॉज द गॉड ऑफ डेथ, है ना, मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। तो प्लीज मैं यही बताना चाह रहा हूं कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे साथी, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। नमस्ते भैया। राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है, मृत्यु लोक का देवता बताया गया है, यानी कि राजा की इमेज को सेट करने का काम किया गया है। राजा की जो इमेज है उसको सेट किया जा रहा है कि राजा राजा नहीं है, राजा ही सब कुछ है, राजा ही क्या है? सब कुछ है। हाँ, अथर्ववेद कराएंगे, अभिषेक जी मुझे याद है, मैं करा दूंगा। तो राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। मृत्यु लोक का देवता बताया गया है, आगे समझिए। और साथ में कहा गया है कि राजा परीक्षित के समय में कुरु कितना समृद्ध था, कुरु की समृद्धि की चर्चा की गई है। क्या कही गई है? कुरु की समृद्धि की चर्चा, कुरु प्रदेश की समृद्धि की चर्चा की गई है। साथ में कुरु प्रदेश की
कुरु प्रदेश की समृद्धि की चर्चा की गई है और कहा गया है कि इस कुरु प्रदेश में कहीं भी, इस कुरु प्रदेश में कहीं भी टिड्डियों ने कोई हमला नहीं किया। टिड्डियों ने, आप जानते हैं कि जो आज का हरियाणा है वो पहले पंजाब था और कई बार पाकिस्तान से टिड्डी आ जाती हैं, है ना। कहीं भी टिड्डियों ने हमला नहीं किया है। साथ में कभी भी ओले नहीं पड़ते हैं। समृद्धि की चर्चा की गई है। यह सब जो है बातें की गई हैं। कुरु प्रदेश की कितना समृद्ध है कुरु प्रदेश, यह बताया गया है। मेरे प्यारे साथियों, तो इतना सारी चीजें एक राजा का नैरेटिव सेट करने के लिए काफी हैं। कोई वेद वगैरह इतनी सब राजा की तारीफ कर दे रहा है तो नैरेटिव सेट करने के लिए दीज आर सफिशिएंट, ये सफिशिएंट चीजें हैं। अब देखिए, अब सवाल यह आता है कि क्या, चलो राजा निरंकुश है, राजा की ताकत बढ़ गई है, राजा की खूब तारीफ की जा रही है, राजा का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मेरे सर एक हमें बात बताओ, आप कुछ कंट्रोल वंट्रोल तो था राजा पे नहीं? देखिए, क्या राजा अब निरंकुश है? देखिएगा, एक सवाल यहां उठता है बहुत बड़ा कि क्या राजा निरंकुश है? पहले तो इस प्रश्न का उत्तर हां या ना में देंगे हम। देखिए, क्या राजा निरंकुश है? क्या राजा निरंकुश वाज किंग वाज मोनार्क? देखिए, इसकी तुलना हमें पूर्व वैदिक काल से करनी होगी। पूर्व वैदिक काल में हम क्या देखते थे? पहली बात तो राजा अनुवांशिक नहीं था। सभा समिति और विदत नामक संस्थाएं थीं जो राजा पर कंट्रोल रखती थीं। क्या वो आज भी मौजूद हैं? आइए हम देखते हैं। पहले अगर हम इसका उत्तर लें, याद रखिएगा, इस काल में जो सभा और समिति नामक संस्थाएं हैं, मैंने पढ़ाया था आपको, सभा और समिति याद है। निरंकुश का मतलब जिसमें कोई कंट्रोल ना हो। हालांकि जितनी चर्चा ऊपर की गई है उतनी चर्चा से एक बात साफ नजर आ रही है कि क्या ही कंट्रोल कोई कर सकता है राजा को। जितनी चर्चा हम लोग कर चुके, इतनी चर्चा से राजा पे तुम क्या ही कंट्रोल करोगे, ये बड़ी बात है ना। ये बड़ी बात है राजा पे। अगर तुम्हारे मैं पूछूं कि भाई तुम अपने मन से बताओ, तो आप ये कहोगे उत्तम के सर कोई कंट्रोल राजा पे है नहीं, जिस तरीके के राजा के बारे में बातें चल रही हैं। सभा और समिति अब कमजोर हो गई हैं। अब कमजोर हो गई हैं और साथ में पता चलता है कि विदत तो गायब हो गई है। क्या हो गई है? विदत गायब हो गई है। विदत अब गायब हो गई थी। विदत अब गायब हो गई थी। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं, मैं आपको एक चीज यहां बता देता हूं। हे प्रभु, आपको पता होना चाहिए कि जो सभा समिति और विदत हैं वो पूर्व वैदिक काल की संस्थाएं थीं और राजा पर नियंत्रण रखती थीं। पता चलता है कि सभा समिति और जो विदत हैं पूर्व वैदिक काल की संस्थाएं हैं। क्या हैं? पूर्व वैदिक काल की संस्थाएं। पूर्व वैदिक काल पूर्व वैदिक काल की संस्थाएं हैं। These are the institutions of pre-Vedic age. These are the institutions
ऑफ ऋग्वैदिक एरा। सभा होती थी, समिति होती थी। समिति तो राजा का चुनाव भी करती थी। विदत का क्या काम था, बात को समझिएगा। विदत जो गायब हो गई, एक विदत के बारे में मैं आपको एक चीज बताऊं। अब यहीं से तो जो आपको एक बात, अच्छी बात समझ में आएगी कि महाराज जो विदत है, जब आप विदत के बारे में देखते हो तो एक बात आपको समझ में आती है कि विदत का काम था लूट में मिले माल को बांटना। यानी कि जो लूट में माल मिलता था राजा को, राजा उस माल को बांटता था। अब राजा इतना ताकतवर है कि लूट में मिली हुई हर चीज राजा की है, कौन राजा से मांगेगा? तो फिर विदत क्या करेगी? यहीं से पता चलती है कि राजा अब एक प्रकार से युद्ध का नेता है। वो पहले भी युद्ध का नेता था, लेकिन नाउ ही इज स्ट्रांगली गिविंग द लीडरशिप टू द वॉर्स। वो अब बड़ी मजबूती से युद्ध का नेता बन गया है। क्या बन गया है? युद्ध का नेता बन गया है। जो विदत है, ये सबसे पुरानी संस्था थी। विदत क्या थी भैया? सबसे पुरानी संस्था है। और इसका मुख्य काम क्या था? लूट में मिला माल बांटना। ठीक है ना? इसका मुख्य काम था लूट के माल का बंटवारा करना। लूट के माल का बंटवारा करना इसका मुख्य काम था। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई। अब लूट में माल राजा किसी से बांटना ही नहीं चाहता है। पंकज जी पूछ रहे हैं दादा ऐत्रेय गोपथ दोनों का क्या मतलब है? देखिए, ये ब्राह्मण है। अभी हम आपको, मैं ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ाऊंगा तब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। सर अच्छे से समझाया करो। सलाह के लिए धन्यवाद। और कोई सलाह हो तो दीजिएगा जरूर। ठीक है? हाँ हाँ, और क्या करें बताइए। हमारे यहाँ कहावत है, मुर्गी जान से गई मियाँ जी को स्वाद नहीं आया। ठीक है? ठीक है, चलिए भैया। तो जब ये सब कमजोर हो गए हैं, जो राजा पर कंट्रोल रखते थे, है ना, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? परिणाम क्या निकला इस बात का? अर्थात यस, राजा निरंकुश है। यस, राजा अब निरंकुश था। इसका तो अर्थ यही है, अर्थात राजा अब निरंकुशता की तरफ बढ़ गया है। राजा अब निरंकुशता की तरफ बढ़ गया। और एक समय ऐसा आ जाना है कि राजा खुद को भगवान बताएंगे। है ना? है ना? हाँ, ये सही। राजा खुद को क्या बताएंगे? भगवान बताएंगे। गुप्त काल के राजा खुद को विष्णु जी का अवतार मानते थे कि हम तो खुद विष्णु जी के अवतार हैं। समय क्या आना है कि राजा खुद को क्या बताएंगे? भगवान, या जनता राजा को भगवान मानने लगेगी। तो यह है उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार और राजनीतिक जीवन। कल की क्लास में हम समाज पर चर्चा करेंगे। कल शनिवार है, क्लास होती नहीं है, तो कल क्लास होगी नहीं। सोमवार से क्लास आपकी 1.5 घंटे की होगी, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। ठीक है? 1.5 घंटे क्लास होगी आपकी। है ना? मुझे लगता है सब क्लियर होगा, इससे कुछ नहीं बचेगा, बस ये समझ लो। ठीक है? चले भैया? ठीक है भैया, धन्यवाद।